छात्रों में सत्येंद्र सिंह आज आपके समक्ष डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का टॉपिक है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2009 का अप्रत्यक्ष उद्देश्य। तो ये अप्रत्यक्ष उद्देश्य, तो इसके पहले हम आप सबके समक्ष जो एनसीएफ या जो राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा जो 2009 थी, इसके क्या प्रत्यक्ष थे उद्देश्य। तो इसके प्रत्यक्ष उद्देश्य में मैंने उस समय आपको बताया कि प्रत्यक्ष उद्देश्य ऐसे उद्देश्यों को छात्रों कहा जाता है कि जो कि छात्रों में होने वाले व्यवहारगत जो परिवर्तन होते हैं, तो उन्हीं कुछ बारे में ये बताता है कि वही जो है प्रत्यक्ष उद्देश्य होता है। लेकिन छात्रों जो अप्रत्यक्ष होते हैं उद्देश्य, ऐसे उद्देश्य को छात्रों कहते हैं कि जो कि छात्रों के अंदर जो कुछ प्रतिभाएं होती हैं, कुछ जो प्रतिभाएं उनके अंदर छात्रों निहित होती हैं, तो उनको जो प्रकाश में लाने का कार्य छात्रों किया जाता है, तो उसी को हम अप्रत्यक्ष उद्देश्य के नाम से जानते हैं। जैसे बालक के अंदर तमाम सारी प्रकार की प्रतिभाएं तो होती हैं, लेकिन उनके अंदर जो कुछ छिपी प्रतिभा को जो बाहर निकालने का प्रयास छात्रों किया जाता है, तो उसी को हम जो है अप्रत्यक्ष उद्देश्य के नाम से छात्रों जानते हैं। जैसा कि जो हमारा ये अप्रत्यक्ष उद्देश्य है, जिनको हम छात्रों इनडायरेक्ट जो है एम के नाम से इसको हम जानते हैं। अप्रत्यक्ष उद्देश्य मतलब छात्रों में जो प्रतिभाएं होती हैं, उनको किस ढंग से बाहर अध्यापन निकालने का कार्य करता है। तो ये भी सारे प्रोसेस जो कि एनसीएफ 2005 के बाद जो एनसीएफ 2009 को जो लागू किया गया, या तो जो राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा जब 2009 में इसको प्रस्तुत किया गया, इसको एक तो प्रत्यक्ष उद्देश्य थे छात्रों, फिर उसके एक जो है अप्रत्यक्ष उद्देश्य थे। तो ये जो अप्रत्यक्ष उद्देश्य एनसीएफ के थे, तो वो जो है बालक के अंदर कैसे गुणों का विकास किया जाए, तो उनके जो है गुणों पर समानतः विशेष रूप से बल देने का कार्य छात्रों करता है। तो जो एनसीएफ है, अगर इसके अंतर्गत देखें छात्रों, तो जो अप्रत्यक्ष उद्देश्य है, इसमें जो पहला आता है उद्देश्य छात्रों, वो छात्र के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य जो एनसीएफ 2009 छात्रों प्रस्तुत किया गया था, इसका जो अप्रत्यक्ष होता है उद्देश्य, वो छात्रों में सर्वांगीण जो विकास है उस पर जो है विशेष रूप से बल देने का कार्य छात्रों करता है। अगर देखें तो आप लोग जहन बातें आती होंगी कि छात्र के सर्वांगीण विकास, देखें छात्रों, जिसको कहते हैं हम ऑलराउंड डेवलपमेंट कहते हैं। तो जो ऑलराउंड डेवलपमेंट मतलब छात्र के अंदर जो आंतरिक जो शक्तियों का विकास होता है, या तो जो छात्र के अंदर अंतर्निहित जो शक्ति है उनका जो विकास होने का कार्य छात्रों प्रारंभ हो जाता है, तो उसी को हम कहते हैं सर्वांगीण विकास, जिसको हम कहते हैं ऑल राउंड डेवलपमेंट। और इसी को देखें छात्रों, तो जो छात्र के ये सर्वांगीण विकास में आता है, सभी कुछ का विकास छात्रों इसमें शामिल होता है सर्वांगीण विकास में। जैसे इसमें चाहे शारीरिक विकास हो छात्रों, चाहे मानसिक विकास हो, चाहे सामाजिक विकास, चाहे संवेगात्मक विकास, जो जितने प्रकार के विकास जो है होते हैं बालक के अंदर, सभी प्रकार के विकास का समाहित रूप है, जिनको हम छात्रों कहते हैं सर्वांगीण विकास। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो अप्रत्यक्ष उद्देश्य ऐसा उद्देश्य है जो कि बालक के अंदर छिपी हुई प्रतिभा का पता लगाने का प्रयास इसमें अध्यापक करता है। तो इसी के अंदर जो पहला हम पॉइंट आपको बताया कि छात्रों के सर्वांगीण जो विकास का पहला उद्देश्य है, वो एनसीएफ का जो पहला उद्देश्य है छात्रों का सर्वांगीण विकास। फिर इसी के बाद छात्रों जो हमारा नंबर 2 जो आता है पॉइंट, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता। अब इसी को देखें छात्रों, शिक्षण अधिगम
शिक्षण अधिगम की जो है प्रभावशीलता जैसे होती है, या तो जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया होती है उसमें प्रभावशीलता जो है लाना ही जो है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा या तो जो एनसीएफ है 2009 का प्रमुख उद्देश्य है। जैसे शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, जैसे जो शिक्षण का जो कार्य होता है वो अध्यापक करता है छात्रों, तो शिक्षण का जो कार्य होता है वो अध्यापक करता है, जबकि जो अधिगम का जो कार्य है छात्रों यहाँ पर वो छात्रों के माध्यम से संपन्न की जाती है। तो अगर यहाँ पर छात्रों अगर ये देखा जाए तो अध्यापक क्या करता है जो है शिक्षण देने का कार्य करता है, जबकि जो अधिगम या जो सीखने का कार्य ये छात्र का है। छात्र अध्यापक के माध्यम से कितना सीखा, वो अपने अंदर क्या व्यवहार लाया, तो उनका जो व्यवहार लाना है छात्रों वही उसका अधिगम कहलाता है। तो यहाँ पर छात्रों ये है कि शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है या तो जो सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है अध्यापक छात्रों को, तो उसी के माध्यम से जो प्रभावशीलता छात्रों लाने का कार्य किया जाता है वही यह जो एनसीएफ 2009 या तो जो राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा या तो जो राष्ट्रीय पाठचर्या या तो जो शिक्षक जो है संरचना की जो पाठ्य की योजना बनाई जाती है या जो एनसीएफ 2009 का ये प्रमुख जो उद्देश्य है शिक्षक शिक्षा की जो संरचना जो उस समय छात्रों बनाई गई या तो जो उसमें तैयार किया गया छात्रों, उसका प्रमुख था उद्देश्य कि शिक्षण जो अधिगम की प्रक्रिया होती है उसमें प्रभावशीलता लाना। कैसे आप अध्यापन का कार्य कर रहे हैं, उससे किस ढंग से छात्रों के समक्ष आप बता रहे हैं, कैसे आपका अध्यापन कार्य प्रभावी बन रहा है, तो उसमें जो प्रभावशीलता जो आप लाने का कार्य छात्रों कर रहे हैं, तो यही जो है एनसीएफ या तो राष्ट्रीय पाठचर्या में जो शिक्षक संरचना जो प्रस्तुत किया गया 2009 उसके अप्रत्यक्ष उद्देश्य के बारे में मैं आपके समक्ष छात्रों बताया। तो ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की प्रभावशीलता आती है। फिर इसी क्रम में जो नंबर 3 पॉइंट आता है छात्रों, सामाजिक अपेक्षाओं की पूर्ति। जो अप्रत्यक्ष उद्देश्य या जो हम एनसीएफ या राष्ट्रीय पाठचर्या में जो शिक्षा की जो संरचना बनाई गई छात्रों, उसमें जो 2009 का प्रमुख उद्देश्य या अप्रत्यक्ष जो उद्देश्य आता है कि सामाजिक जो है अपेक्षा उनकी पूर्ति आप किस ढंग से कर रहे हैं। अगर आप अध्यापक हैं तो अध्यापक के तौर पर जो समाज की आवश्यकताएं होती हैं, जब छात्रों के समक्ष उसको अच्छे ढंग से बताने या समझाने का प्रयास करेंगे, तो जब छात्र इसको समझ जाएंगे तो इसी के माध्यम से जो है समाज की जो आवश्यकताओं की पूर्ति जो है राष्ट्रीय पाठचर्या की जो संरचना या शिक्षक संरचना जो 2009 में प्रस्तुत किया गया, यही इसके अप्रत्यक्ष उद्देश्य होते हैं कि इसी के माध्यम से समाज की अपेक्षा क्या होती है, क्या समाज की इच्छा होती है छात्रों, उनकी इच्छा की जो है पूर्ति हम जो है अप्रत्यक्ष उद्देश्यों के माध्यम से हम छात्रों कर सकते हैं। तो ये सामाजिक जो अपेक्षाओं की पूर्ति करना जो है एनसीएफ 2009 या तो राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा जब 2009 में प्रस्तुत किया गया, उसके शिक्षक जो संरचना बनाई गई, उसमें जो है नंबर 3 आता है सामाजिक अपेक्षाओं की पूर्ति करने पर छात्रों ये विशेष रूप से बल देने का कार्य किया था या विशेष रूप से छात्रों बल देती है। तो आप देखिए छात्रों, जो सामाजिक अपेक्षाओं की पूर्ति मैंने आपको 3rd पॉइंट बताया। फिर इसी के बाद आगे जो आता है 4th पॉइंट, बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य।
अब छात्रों अभी देखना है आप लोग जहन बातें आती होंगी कि बाल केंद्रित शिक्षण किसको कहते हैं। अब देखें तो जो ये बाल केंद्रित जो शिक्षण होती है इसी को जो है अंग्रेजी में कहते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन या बाल केंद्रित जो शिक्षा हम किसको कहते हैं। इसमें अगर देखा जाए छात्रों बालक ही प्रधान होता है, इसमें बालक को ही जो है ध्यान में रख करके अध्यापक जो पढ़ाने लिखाने का कार्य छात्रों करता है तो उसी प्रक्रिया को हम छात्रों बाल केंद्रित शिक्षण कहते हैं। अगर बाल केंद्रित जो शिक्षण के विषय में बात करें छात्रों इसमें रूसो का नाम आता है छात्रों, रूसो, फ्रोबेल, मॉन्टेसरी आदि ऐसे जो है थिंकर हैं या ऐसे जो है शिक्षा शास्त्री हैं जो बाल केंद्रित जो है शिक्षा प्रणाली को अपनाने में छात्रों विशेष रूप से बल दिया है। अब बाल केंद्रित मैंने शिक्षण के बारे में बताया कि इसमें जो कुछ होते हैं बालक ही होते हैं, बालक के अलावा इसमें अध्यापक तो पढ़ाने का कार्य करते हैं। जैसे हमारी जो आधुनिक जो प्रणाली है वो भी जो है बाल केंद्रित है कि बालक को आप मुख्य केंद्र बिंदु मानकर अध्यापन का कार्य करें। तो अब इसमें देखें तो बाल केंद्रित जो शिक्षण होता है इसका क्या योग्यता या इसके क्या होते हैं उद्देश्य। अब देखें छात्रों अगर हम इसके उद्देश्य के बारे में जानें तो इसका क्या उद्देश्य होता है। बालकों में विचार चिंतन तर्क करने की क्षमता का विकास करना, छात्रों में आत्मविश्वास को विकसित करना होता है, छात्रों में समन्वय एवं सहयोग की भावना का विकास करना होता है। तो और छात्रों में कैसा जो है छात्रों में अनुशासन जो हीनता है उनकी जो समस्याओं को जो है दूर करने के लिए हमें बाल केंद्रित जो शिक्षण की प्रमुख आवश्यकता पड़ी है। या तो जो बाल केंद्रित शिक्षण होता है तो बाल केंद्रित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य कि बालकों में क्या विचार चिंतन हो रहा है, क्या उनके अंदर तर्क करने को। हम 9:15 बजे छोड़ देंगे 9:20। तो यहाँ पर छात्रों जो बाल केंद्रित जो शिक्षा का होता है उद्देश्य उसमें जो है मैंने बताया कि छात्रों में विचार चिंतन तर्क करने की क्षमता या आत्मविश्वास जैसे गुणों को विकसित करने का कार्य छात्रों किया जाता है। तो बाल केंद्रित जो शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है और ये मैं आपको बताया। उसके बाद आगे आता है छात्रों जो राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा जो 2009 छात्रों प्रस्तुत किया गया है, जो शिक्षक के लिए संरचना का कार्य बनाया गया है। तो उसमें जो है पोषणी विकास पर विशेष रूप से बल देने का कार्य छात्रों किया गया है। जैसे जो अप्रत्यक्ष उद्देश्य हैं या तो जो एनसीएफ हैं उनके अगर हम अप्रत्यक्ष उद्देश्य के बारे में देखें तो इनका जो अप्रत्यक्ष उद्देश्य है कि यह छात्रों में पोषणी विकास पर भी विशेष रूप से बल देने का कार्य छात्रों करता है। पोषणी विकास का मतलब छात्रों ऐसे विकास को कहा जाता है कि जो कि छात्रों में पोषण भी देने का कार्य करें, जिनसे छात्रों का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे। तो इस पर भी जो है राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा 2009 या खासकर जो शिक्षक शिक्षा की जो संरचना 2009 बनाई गई छात्रों, उसका महत्वपूर्ण जो अप्रत्यक्ष उद्देश्य कह सकते हैं कि यह छात्रों के पोषणी जो विकास है उस पर जो है विशेष रूप से बल देने का कार्य छात्रों करता है कि जिससे कि छात्रों का स्वास्थ्य ठीक रहे और उनका जो पढ़ने लिखने में भी जो है मन लगा रहे। तो ये बातें जो न्यूट्रिएंट डेवलपमेंट या जो पोषणी जो है विकास पर बल देना ये अप्रत्यक्ष जो है उद्देश्य के अंतर्गत छात्रों आता है। जैसे छात्रों का जो है स्वास्थ्य की जो है देखभाल करना कि छात्र का स्वास्थ्य कैसा है कैसा नहीं है, तो ये भी जो है पोषणी विकास की जो है देख रेख करने का कार्य करता है।
जो पोषणिक विकास करना जो है, मैं क्या बताया कि अप्रत्यक्ष जो है ये शिक्षक शिक्षा जो संरचना 2009 बनाई गई छात्रों, इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब इसी तरीके से देखें उचित मूल्यांकन का उद्देश्य। अगर देखें छात्रों, जो उचित जो है मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है छात्रों, अब उचित मूल्यांकन का उद्देश्य होता क्या है कि आप मूल्यांकन का कार्य छात्रों के समक्ष कैसे कर रहे हैं, किस ढंग से आप मूल्यांकन कर रहे हैं, अच्छे ढंग से मूल्यांकन का कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो यही जब अच्छे ढंग से या जब उचित तरीके से जब मूल्यांकन आप करेंगे तो ये भी जो है अप्रत्यक्ष जो शिक्षा जो होती है इसका भी प्रमुख उद्देश्य होता है। उचित तरीके से मूल्यांकन का मतलब ये होता है छात्रों, जैसा कि जॉन ब्लूम थे, जो क्या थे, जॉन ब्लूम ने ये अच्छा डिफिनेशन बताया था कि मूल्यांकन के निम्नलिखित 3 उद्देश्य होते हैं। पहला जो मूल्यांकन के जो 3 उद्देश्यों के बारे में बताया है, पहला होता है शिक्षण। पहला क्या बताया है कि शिक्षण के विषय में बताया है, फिर सीखना हो गया, फिर नंबर 3 होता है छात्रों में व्यवहार परिवर्तन। और या तो ऐसे कह सकते हैं कि शिक्षण के उद्देश्य के बारे में इन्होंने बताया है। और जैसे इसमें पहला क्या आता है, शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण के उद्देश्य हो गया। फिर उसके बाद जो नंबर 2 आता है सीखने के अनुभव होता है छात्रों, सीखने के अनुभव। फिर नंबर 3 आता है व्यवहार में परिवर्तन। ये जो प्रोसेस है छात्रों, ये जो है उचित मूल्यांकन करने का प्रमुख उद्देश्य है कि पहले अगर आप मूल्यांकन का कार्य कर रहे हैं इवोल्यूशन का, तो उसमें जो मूल्यांकन का कार्य कर रहे हैं उसमें क्या जो है शिक्षण का उद्देश्य आता है, किस ढंग से जो है अध्यापन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है, उसमें अध्यापन कैसे किया गया है, उसमें शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या डिटर्मिनेशन किया गया है। उसके बाद जो है आगे आता है इसमें नंबर 2 पॉइंट में कि सीखने का अनुभव, कि छात्र का जो सीखने का लेवल है वो कितना जो है तेज है, कितना जो है स्लो है, किस ढंग से आप छात्रों के समक्ष बताने का कार्य कर रहे हैं कि आपकी बात छात्र समझ ले रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं। तो ये भी जो है सीखने के अनुभव के अंतर्गत ये बातें आती हैं जो कि जॉन ब्लूम ने मूल्यांकन के उद्देश्य के बारे में छात्रों बताए हैं। अब मूल्यांकन के उद्देश्य के बाद जो शिक्षण के उद्देश्य सीखने का अनुभव, फिर उसके बाद नंबर 3 आता है व्यवहार में परिवर्तन। अब छात्रों जो उचित मूल्यांकन करने का उद्देश्य ये होता है कि आप छात्रों के समक्ष मूल्यांकन का कार्य प्रारंभ कर दिए तो आप किस ढंग से उनके गुणों का आकलन किए, उनका व्यवहार में क्या परिवर्तन हुआ। अगर अध्यापक अध्यापन का कार्य छात्रों के समक्ष कर दिया या बता दिए अध्यापक, तो उसमें उसके माध्यम से छात्रों के अंदर क्या व्यवहार परिवर्तन हुआ, उनके भी अंदर व्यवहार का परिवर्तन होना छात्रों अत्यंत ही आवश्यक होता है। यही उचित तरीके से मूल्यांकन भी करने का एक प्रमुख उद्देश्य रहा है। तो उचित तरीके से जो मूल्यांकन का कार्य होता है ये भी जो है ये अप्रत्यक्ष जो है शिक्षक शिक्षा की जो संरचना 2009 में जो बनाई गई है, ये भी इनके उद्देश्य के तहत ये बातें आती हैं। अब इसी में जो अप्रत्यक्ष उद्देश्य छात्रों है, इस अप्रत्यक्ष जो है उद्देश्य के अंतर्गत देखें तो इसमें जो है अगला आता है तर्क चिंतन, तर्क एवं चिंतन के विकास का उद्देश्य। अब देखा जाए छात्रों तो जो एनसीएफ या जो 2009 में शिक्षा की जो संरचना के लिए जो पाठचर्या का फॉर्मेशन छात्रों किया गया था, उसमें मुख्य उद्देश्य ये भी था कि यह छात्रों या बालकों में तर्क एवं चिंतन करने की क्षमता पर जो है विशेष रूप से बल देने का कार्य छात्रों किया था। तो कहने का मतलब, अब तर्क का मतलब छात्र में
तर्क क्या है, आर्गुमेंट कितना कर रहा है। उसमें जैसे जो तर्क है छात्रों, अगर इसमें देखें तर्क का प्रयोग हम देखते हैं मैथमेटिक्स जैसे विषयों में छात्रों ये विशेष रूप से उपयोगी होता है। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट छात्रों ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि छात्रों में कुछ तर्क करके उसमें गणित जैसे समस्याओं को छात्र हल करने का प्रयास करता है। फिर इसी के बाद जो चिंतन आता है, चिंतन का मतलब इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टिव से बोलते हैं। अब जैसे चिंतन क्या है बोलो, चिंतन के विषय में बात आती है कि पूर्व में जैसे किसी बात का विषय में जो मनन किया जाता है, पूर्व में पढ़े हुए किसी बात के संदर्भ में जो मनन का कार्य छात्र किया जाता है, उसी प्रक्रिया को ही हम चिंतन कहते हैं। तो तर्क एवं चिंतन के विकास का जो उद्देश्य है, ये भी अप्रत्यक्ष जो हमारा शिक्षा है, उस अप्रत्यक्ष जो है शिक्षा के ये प्रमुख उद्देश्य के अंतर्गत छात्रों ये बातें आती हैं कि हमारा जो अप्रत्यक्ष शिक्षा है, उस अप्रत्यक्ष जो है उद्देश्य यह है कि इसके माध्यम से हम छात्रों में तर्क एवं चिंतन का विकास कर सकें। यही जो है एनसीईआरटी या जो राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा या तो कह सकते हैं, जब 2009 में शिक्षा की संरचना छात्रों बनाई गई या मॉडल या प्रारूप 2009 में जब तैयार किया गया पढ़ाने के लिए, तो उनका जो प्रमुख उद्देश्य था कि छात्रों में तर्क एवं चिंतन करने या जो अध्यापक के अंदर साथ ही साथ जो तर्क एवं जो चिंतन के विकास पर इन्होंने विशेष रूप से बल देने का कार्य किया गया था। अगर देखा जाए छात्रों, तो जो 2009 था वह शिक्षा की संरचना पर विशेष रूप से बल देने का कार्य करता है। तो यहाँ पर जो है छात्रों के साथ साथ जो है अध्यापक की गुणवत्ता पर भी जो है विशेष रूप से बल देने का कार्य छात्रों किया गया है कि उनके अंदर तर्क एवं चिंतन के विकास का विकार किया जाए। अब इसी के बाद छात्रों जो अप्रत्यक्ष उद्देश्य आता है, जिनको हम इनडायरेक्ट कहते हैं, अगर उसके अंतर्गत देखें तो इसमें और आगे आता है कि प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का उद्देश्य। अगर देखें तो जो एनसीईआरटी 2009 शिक्षा की जो संरचना का फॉर्मेशन छात्रों किया गया था, उसका प्रमुख उद्देश्य या उसका मुख्य उद्देश्य था कि प्रभावी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावी बनाना है, या तो जो शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया होती है उसको प्रभावी बनाने पर छात्रों विशेष रूप से बल देने का कार्य किया गया। तो शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया अगर प्रभावी नहीं बन सकी है, तो ये जो है शिक्षा की संरचना जो 2009 में छात्रों लाई गई है कि यह इसी के माध्यम से जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, जो सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है अध्यापक के माध्यम से जो कक्ष में हो रही है, वो भी छात्रों प्रभावशाली बन सके या तो प्रभावी छात्रों बन सके। तो ये जो है अप्रत्यक्ष जो उद्देश्य था कि यह प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया बनाना, या तो जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है छात्रों उसको प्रभावी बनाने पर विशेष रूप से बल देने का कार्य छात्रों करती है। फिर अगला जो पॉइंट हमारा आता है छात्रों अधिगम वातावरण। जो अगला पॉइंट हमारा आता है छात्रों अधिगम वातावरण के सृजन का उद्देश्य। आप देखें अब बात आती है कि अधिगम वातावरण, तो अधिगम जहाँ बालक को सिखाने का कार्य अध्यापक कर रहे हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट क्या है, वहाँ का वातावरण क्या है। तो कहने का मतलब जो अधिगम वातावरण के लिए क्या आप सृजन कर रहे हैं। अब देखिए छात्रों, आपके दिमाग में बातें आती होंगी अधिगम के बारे में, आप से रूबरू होंगे कि अधिगम होता क्या है। अधिगम का मतलब छात्रों के अंदर व्यवहार परिवर्तन से होता है।
किस ढंग से आप पढ़ा रहे हैं छात्रों को, जो कि उनके अंदर व्यवहार परिवर्तन हो रहा है, तो यही अधिगम है। लेकिन यहाँ पर एक शब्द और जुड़ा हुआ है छात्रों, सृजन। अब क्या होता है सृजन? देखिए छात्रों, ये जो सृजन है इसको अंग्रेजी में हम क्रिएटिव के नाम से छात्रों इसको जानते हैं। जो सृजन है वो जो है उत्पाद करने की क्षमता से निहित है। जो सृजन करना, या इसी को बोलते हैं एक नाम सृजनात्मकता के नाम से छात्रों इसी को जानते हैं। या तो जो सृजन करने की क्षमता एक अध्यापक के अंदर निहित होती है, उसी को जो है एक नाम दिया गया है क्रिएटिविटी, जिनको हम बोलते हैं सृजनात्मकता के नाम से इसको जानते हैं। अगर छात्रों हम सृजन के बारे में देखें तो इसमें क्रो एंड क्रो की जो है डेफिनेशन छात्रों आती है इसमें। अगर हम क्रो एंड क्रो की अगर हम डेफिनेशन के बारे में देखें छात्रों, तो जो सृजन है वो मौलिक जो है परिणामों की अभिव्यक्ति करने की एक प्रक्रिया होती है। जो सृजनात्मकता क्या होती है? एक मौलिक परिणामों की अभिव्यक्त करने की जो प्रक्रिया होती है छात्रों, इसी को हम जो है सृजन कहते हैं। तो कहने का मतलब कुछ नवीन तरीक़ों से जन्म दिलाना अध्यापन कार्य में, किसी नवीन जो है संरचना या किसी नवीन जो संरचना होती है उनका किस ढंग से उत्पाद हो रहा है, तो इनका जो उत्पाद करने का कार्य किया जाता है छात्रों, तो वही एक प्रक्रिया है जिनको हम कहते हैं सृजन करना। तो सृजन का मतलब होता है उत्पाद करने की प्रक्रिया, या तो जो संरचना की प्रक्रिया होती है छात्रों, तो वही एक नाम है जिनको हम बोलते हैं क्रिएटिव। क्रिएट करना या सृजन करना या निर्माण करने, तो कई सारे अर्थों के रूप में छात्रों इनको जाना जाता है। तो ये क्या होता है कि जो शिक्षा की संरचना जो 2009 में बनाई गई, इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि अधिगम वातावरण के सृजन करना या अधिगम वातावरण का उचित तरीके से फॉर्मेशन करना। अगर अधिगम के लिए या तो जो सीखने का वातावरण है कैसा है कैसा नहीं है, जब अच्छा इन्वायरमेंट रहेगा तो बालक अच्छे ढंग से आपकी बात को समझेंगे, वो सीखेंगे। तो जाहिर सी बात, इसी से जो आपकी शिक्षण की जो प्रक्रिया होगी वह उद्देश्यपूर्ण एवं प्रभावशाली छात्रों बन सकेगी। अब देखें, अधिगम वातावरण के जो सृजन के उद्देश्य के बाद फिर आगे आता है पर्यावरणीय मूल्यों के विकास का उद्देश्य। अगर इसके संदर्भ में देखें छात्रों, एक होता है इन्वायरमेंटली वैल्यू होता है। अब देखें पर्यावरणीय मूल्य क्या है। पर्यावरणीय मूल्य जिनको छात्रों हम इन्वायरमेंटल वैल्यू के नाम से इसको हम जानते हैं, जो कि NCF 2009 या तो शिक्षा की जो संरचना 2009 में जो बल देती है वह यह देती है कि पर्यावरणीय मूल्यों का विकास कैसे किया जाए। तो ये जो है जो NCF या जो शिक्षा की संरचना जो 2009 में छात्रों प्रस्तुत की गई, इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य पर्यावरणीय मूल्यों का विकास करना है। तो जो पर्यावरणीय मूल्य है इसका विकास आप कैसे कर सकते हैं। देखिए छात्रों, जो पर्यावरण के कुछ मूल्य भी होते हैं जिनको हम पर्यावरणीय मूल्य कहते हैं। हमारे आसपास के जो कुछ किसी भी वस्तु के जो मूल्य कुछ निहित होते हैं, उसी को जो है हम पर्यावरणीय मूल्यों के नाम से उसको जानते हैं। जैसे छात्रों को पर्यावरण के प्रति जानकारी देना कि पर्यावरण है क्या, इसके क्या घटक होते हैं, इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो ये सब सारी चीज़ों जो अध्यापक बताने का, या तो ऐसे कह सकते हैं कि जैसे पर्यावरण के जैसे घटक होते हैं, जैविक घटक फिर अजैविक घटक। तो जो ये होते हैं पर्यावरण, जैसे पर्यावरण दिवस 5 जून को छात्र मनाया जाता है, इसके भी घटक होते हैं, जैविक घटक फिर अजैविक घटक। तो ये जो बताने का कार्य अध्यापक छात्रों के समझ जो करता है, ये उनके मूल्यों के
विकास का उद्देश्य है। अब देखें आपके ध्यान में ये अलग से बातें आती होंगी कि पर्यावरण मतलब हमारे चारों ओर के या आसपास का जो इन्वायरमेंट है, जो वातावरण है छात्रों, उन्हीं को जो है पर्यावरण का नाम दिया गया है। लेकिन जो मूल्य है, अब मूल्य क्या है? मूल्य को हम वैल्यू के नाम से इसको हम जानते हैं, जो कि किसी वस्तु की जो कीमत होती है छात्रों, उसी कीमत से इसके अर्थ को लगाया जाता है। अब देखें तो पर्यावरण जिसे मूल्य क्या होता है, मूल्य के विषय में अर्बन की डिफिनेशन आती है कि मूल्य वह है जो मानव की इच्छा की तुष्टि करने का प्रयास करते हैं। तो ये जो मैं आपको पॉइंट बताया कि जो राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा है या तो जो शिक्षा की संरचना जो छात्रों बनाई गई है 2009 में, इसका जो प्रमुख होता उद्देश्य वह है पर्यावरणीय मूल्यों के विकास कार्य करने में छात्रों विशेष रूप से बल देती है। तो पर्यावरण के मतलब हमारे आसपास के इन्वायरमेंट के जो वैल्यू हैं उनका विकास करना, यही शिक्षा की जो संरचना बनाई गई 209 में इनका इनडायरेक्ट एम है या इनका ही यह प्रत्यक्ष उद्देश्य है छात्रों। उसके बाद आगे जो आता है छात्रों में छिपी हुई प्रतिभा का पता लगाना। तो जो एनसीएफ या जो शिक्षा की संरचना 2009 का अप्रत्यक्ष उद्देश्य होता है कि छात्रों में छिपी हुई प्रतिभा का आप किस ढंग से पता लगा रहे हैं, उनकी पता लगाना ही इसका प्रमुख छात्रों उद्देश्य रहा है। उसके बाद आगे आता है बालकों को अपने शक्तियों से अभिभूत करना। बालकों को अपनी शक्तियों का मतलब अध्यापक अगर अध्यापन कार्य कर रहा है तो उस अध्यापक को ये चाहिए कि आप वह अध्यापक अपनी ही जो शक्ति का प्रयोग करके उनको बालक को किसी अन्य चीज़ों के बारे में उनको अवगत कराएं। तो उन्हीं से अभिभूत कराकर किसी चीज़ के बारे में छात्रों इनको बताने या फिर जो है समझाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये था मैं आपको छात्रों जो शिक्षा की संरचना या फिर राष्ट्रीय पाठचर्या की जो रूपरेखा 2009 छात्रों बनाई गई, उस अप्रत्यक्ष जो शिक्षा की संरचना के प्रमुख उद्देश्य थे, इन उद्देश्यों के बारे में छात्रों हम आपके समक्ष अध्ययन किए। फिर छात्रों हम मिलेंगे किसी एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।